नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास 15 करने वाले हैं केवीएस के लिए। ये यूनिट 5 का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके साथ यूनिट 5 हमारी ख़त्म हो जाएगी। करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, ये एनसीएफ की थर्ड यूनिट है। ठीक है, एनसीएफ में थर्ड यूनिट के में इसी नाम से है, तो इसको करेंगे आज। ये वाला हमारा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी देखते हैं टॉपिक करिकुलर एरियाज। सबसे पहले देखते हैं तो इसमें क्या अलग अलग सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल करना है ये बताया गया है। तो सबसे पहले लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो लैंग्वेज एजुकेशन में मल्टीलिंग्विज्म यानी कि एक से ज़्यादा भाषा का यूज़ करना क्लास में। तो इसको आपको रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी भाषाओं का यूज़ किया जाता है। इसीलिए अलग अलग भाषा के अगर बच्चे आपकी क्लास में हैं तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। उनको मतलब नीचा नहीं दिखाना है, उनका यूज़ करना है, उनके कल्चर के बारे में जानना है। कुल मिला के ये है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टीचर को क्या क्या काम करने चाहिए, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स में मल्टीलिंग्विज्म एक पॉजिटिव पॉइंट आएगा। इसको नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मल्टीलिंग्विज्म क्या है, टीचर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो इससे क्या है, बच्चा अगर आप अलग अलग भाषाओं का यूज़ करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे तो बच्चा भी क्या है, सेफ फील करेगा, सिक्योर फील करेगा। उसे इनसिक्योरिटी नहीं होगी क्लास में। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। अगर नॉर्थ इंडियन का कोई स्कूल है, दिल्ली में स्कूल है, अगर कोई साउथ का बच्चा आ जाता है वहाँ पे स्कूल में, तो उसको अजीब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसलिए मल्टीलिंग्विज्म क्या है, रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, पॉजिटिव चीज़ है ये टीचर के लिए। आगे देखते हैं, बायलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेजेस द लेवल ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ। तो देखिए, अगर हम दो भाषाएं सीख रहे हैं तो सिर्फ हम भाषा नहीं सीखते, हम सीखना भी सीखते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है आपकी, सोसाइटी में भी आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, आप खुल के सोच सकते हैं। ठीक है, आपकी लिमिटेड सोच नहीं रहेगी, और आपकी अचीवमेंट भी बेटर होगी। जब ये सब चीज़ें ग्रोथ होंगी, स्कूल अचीवमेंट भी बेटर हो जाएगी। तो इसीलिए आपको बायलिंगुअल प्रोफिशिएंसी को बायलिंगुअल मल्टीलिंग्विज्म कह रहे हैं, तो बायलिंगुअल यानी दो भाषाओं का यूज़ करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ करना, ये पॉजिटिव चीज़ होती है इसमें। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है, मल्टीलिंग्विज्म को और नेशनल हार्मनी को। सभी भाषाओं को हम रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे नेशनल हार्मनी बनेगी। आर्टिकल 350A के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पर जो है, प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन में आप मदर टंग का यूज़ करें। ठीक है, मदर टंग जो भी एरिया स्पेसिफिक होगी वो यूज़ करनी है आपको। ठीक है, चाहे कितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के भी हों। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब ऐसे लोग जो जिनके भाषा बहुत कम बोली जाती है पूरे इंडिया में, तो अगर ऐसे भी लोग हैं तो तब भी आपको मदर टंग का यूज़ करना है वहाँ पर भी। ठीक है, उनके ऐसे टीचर्स को, मतलब लोकल टीचर को एम्प्लॉय करना है ताकि मदर टंग का यूज़ हो सके। तो ये आर्टिकल याद रखना है आपको। ठीक है, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वो हिंदी सीखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप केरल में हैं, ठीक है, तो मलयालम वहाँ की हो जाएगी मदर टंग। उसके बाद एक इंग्लिश सीखनी है, उसके बाद एक और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सीखनी होती है, तो उसमें आप हिंदी सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्थ इंडियन है तो हिंदी ही उनकी लोकल लैंग्वेज हो जाती है, एक इंग्लिश हो जाएगी। इसके अलावा एक और लैंग्वेज सीखेंगे तो वो यहाँ पर, जैसे कि आपने भी सीखा होगा, तो संस्कृत यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 लैंग्वेज फार्मूला बन जाता है। संस्कृत को क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अंडर ये आ जाती है और ये इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेटर स्टेज में क्या है, हम फॉरेन लैंग्वेजेस यानी स्पेनिश, कोरियन, इनको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साइन लैंग्वेजेस का भी स्टडी इंक्लूड कर सकता है, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं जो भी मतलब डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन हैं। ठीक है, हाई ऑर्डर लिंग्विस्टिक स्किल्स जनरली अक्रॉस लैंग्वेजेस, जनरेट अक्रॉस लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, तो और जल्दी जल्दी पढ़ना सीखेंगे, आपको जिस्ट निकालना आता है, पूरी समरी आप पता कर सकते हैं एक पैराग्राफ की, तो वो चीज़ आपकी ट्रांसफरेबल होती है, वो अलग अलग लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर आप इंग्लिश में सीखेंगे तो हिंदी में भी उस चीज़ को सीख जाएंगे। इसीलिए कहते हैं अगर एक चीज़ को सीख जाते हैं आप तो दूसरी चीज़ों को सीखना और ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहिए। अब सीखने के लिए क्या चाहिए, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, और तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि कम्युनिकेशन बेटर हो सके बच्चों का, जैसे कि और लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी बन सके।
टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए, लर्नर चूजन टेक्स्ट होनी चाहिए, बच्चों को क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैगजीन वगैरह होनी चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, और पैरेलल बुक्स एंड मटेरियल इन मोर देन वन लैंग्वेज, तो एक ही बुक एक से ज़्यादा लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। और मीडिया सपोर्ट जैसे कि मैगजीन, न्यूज़पेपर, ऑडियो कैसेट, रेडियो, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनपुट्स होने चाहिए यहाँ पे। अब बच्चों को हमें सिर्फ लेटर टू एडिटर या ऐसे राइटिंग नहीं लिखाना चाहिए, गाय के ऊपर निबंध, खाली यही अगर बताओगे तो उसकी इमेजिनेशन नहीं बन पाएगी। उसको आपको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में लिखने के लिए प्रमोट करना चाहिए, तभी उसकी इमेजिनेशन बढ़ेगी। सिर्फ ऑफिस स्किल स्टेनोग्राफर नहीं बनाना है हमें। जैसे कि पोएम्स लिखने के लिए उन्हें कहना चाहिए, अलग अलग सिचुएशंस अपने मन से उनको कोई भी सिचुएशन में पोएम्स लिखने के लिए कहना चाहिए, या फिर स्टोरीज लिखने के लिए कहना चाहिए। ऐसे ही चल के आगे मूवीज़ की स्क्रिप्ट वगैरह जो लिखी जाती हैं, तो ऐसे ही स्किल्स का यूज़ होता है उसमें, ठीक है। तो खाली ऑफिस की स्किल बढ़ाने के लिए आप ऑफिस स्किल जैसे स्टेनोग्राफर, डिक्टेशन लेने के लिए आपको नहीं बनाना है, मशीन नहीं बनाना है इंसान को, ऐसी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में वो बात कर सके, ठीक है, स्टोरीज वगैरह इमेजिनेशन बढ़ सके, ऐसे भी आपको एक्टिविटीज़ करवानी है। अभी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये लैंग्वेज की बात थी। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटाइजेशन, ठीक है। तो ये मेन एम होता है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, कि बच्चे का एबिलिटी मैथमेटाइज करने की आ सके। इसका मतलब होता है रियल लाइफ में भी आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को लगा पा रहे हैं। जैसे कि किसी ने एक चॉकलेट ली 30 रुपये की, तो 5 चॉकलेट कितने की आएंगी, ये यूनिटरी मेथड है मैथ्स का। तो ये क्या किया आपने, मैथमेटाइज कर दिया, ठीक है। मैथमेटिक्स जो आपने किताब में पढ़ी उसको आप रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो रियल लाइफ में यूज़ तभी कर पाएंगे जब उसको पढ़ाया उस तरीके से जाएगा, ठीक है। नैरो एम्स तो मैथ्स के ये देखे जा सकते हैं कि ये यूज़फुल कॉन्सेप्ट समझ जाए, नंबर सिस्टम, मेजरमेंट, डेसिमल, परसेंटेज। लेकिन हायर एम यही है कि वो सोचने की शक्ति बन पाए, उसकी रीज़न कर सके, वो रीज़न तभी लॉजिकली सोच सके, ठीक है। तो ये मेन इसके एम है हायर एम्स मैथ्स के। तो ये वर्ड बहुत ही याद रखना है आपको, मैथमेटाइजेशन। ये जहाँ पे भी आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या मेन एम्स क्या है इसके। तो ये मैथमेटाइजेशन करना मेन एम है बच्चे का। विजन फॉर स्कूल मैथमेटिक्स, तो विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैथ्स को पढ़ाने के लिए। तो पहला एम तो यही है, मैथ्स बच्चों को बहुत डराती है, तो आपको ऐसे पढ़ाना है जैसे जिससे कि बच्चे मैथ्स को एंजॉय करें और उससे डरे ना वो, ठीक है। चिल्ड्रन सी समथिंग, तो इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएं कि मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे, उसके बारे में बच्चे बात करें, डिस्कशन करें, ठीक है। और मेन ये तो है तो रीज़न कर सकें, वो सोचने की शक्ति बढ़े, तर्क शक्ति बढ़े। रीज़न तभी कर पाएंगे, अलग अलग लॉजिक उनका जब बनेगा, ठीक है। किसी चीज़ को देख के वो पता कर पाएँ कि ये सही है या गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट सच है या गलत है, अलग अलग लॉजिक्स को लगा के, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मैथ्स का पता हो, ये तो एम है। ये अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब के बारे में तो जानना है ये एम। ह्यूरिस्टिक्स का यूज़ भी कर सकें, तो ये अलग चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। ह्यूरिस्टिक्स होता है जब हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो बार बार उसको पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग क्या शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देता है उसके, जिन्हें शॉर्ट ट्रिक्स जैसे कहते हैं। तो इसी के अंडर रूल ऑफ थंब भी आता है, एस्टिमेशन, क्वांटिटी और अप्रोक्सीमेशन। जैसे अप्रोक्स में ले लेते हैं, जैसे कि अगर कोई फार्मर है वो ये पता लगाना चाह रहा है, जब वो हिसाब लगाता है कि कितना हमारी फसल हो सकती है, तो उसमें भी वो कोई मैथ्स के एग्जैक्ट रूल्स यूज़ नहीं करता है, उसमें भी क्या करता है वो अंदाजे से बताता है, ठीक है। तो ये अंदाज़ा लगाना भी मैथ्स के वन ऑफ द एम्स में आता है, कि ये भी आपको सिखाना है, ठीक है। इसलिए ह्यूरिस्टिक्स अगर कहीं पे मैथ्स के ऑप्शंस में आ जाए तो वो इसके संग पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मैथ्स के इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़, मतलब मैथ्स सिखाने में इनमें से किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, या वन ऑफ द एम्स है मैथ्स सिखाने के ऊपर, तो ये ह्यूरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट में आएगा, इसके साथ जाएंगे आप आंसर में, ठीक है। कौन सी स्किल्स हमें मैथ्स के थ्रू सिखानी होती हैं, तो विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें हम विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं, या हम सोचते हैं कि ये पिलर इस तरीके से रखा जाएगा तो ये सही काम करेगा वगैरह, ठीक है। मॉडलिंग और अलग अलग शेप ऑफ फॉर्म का, तो अलग अलग हम सिचुएशंस को पाई चार्ट्स में ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ग्राफ्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो स्कोर कितने
टाइम में कितना हुआ, तो उसको ऐसे लाइन ग्राफ के थ्रू शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी स्किल्स हैं मैथ्स की, ठीक है, जो हमें सिखानी है। मैथ्स को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भी हमें कनेक्ट करना होता है, जैसे कि ग्राफ्स का यूज़ ज्योग्राफी में किया जाता है, ठीक है, साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है प्राइमरी लेवल पे। लेकिन हमको मैथ्स को क्या है, बच्चे डरते बहुत हैं, इसीलिए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है मैथ्स के लिए। इसलिए क्या करते हैं हम, गेम्स और पजल्स और स्टोरीज इनका यूज़ करते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बन सके, एंजॉय कर सकें वो मैथ्स को। आगे हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। ये सब करिकुलर एरियाज के अंडर आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में क्या, आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस को समझना, और क्योंकि यही फ्यूचर है आगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी, तो मैंने मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। आईटी और सीएस के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सिर्फ यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ टूल्स के बारे में बात करी जाती है, जो भी कंप्यूटर के टूल्स हैं, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर वो टूल्स किस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं उसके बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यूज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़, कंप्यूटर साइंस में उनका डिज़ाइन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कंप्यूटर साइंस के चैलेंजेस क्या है, तो यह पोएसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज फॉर कंप्यूटर साइंस। तो देखिए जहाँ पे भी अजीब सा शब्द आ जाता है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से आपको फंसाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। पोएसिटी होती है किसी चीज़ की कमी, तो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी की कमी रहती है ज़्यादातर घरों में, हर एक के घर में कंप्यूटर नहीं है, इसीलिए कंप्यूटर साइंस को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप उतनी आसानी से उसको नहीं पढ़ सकते हैं। कोई टीचर अलग अलग शॉर्टकट्स बता रहा है तो उनको हम याद तभी कर पाते हैं जब उन शॉर्टकट्स का कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब अगर यूज़ नहीं करेंगे तो एक पेपर पर लिख दिए जाएंगे उनको लाइन से, ठीक है, तो वो याद करना मुश्किल होता है। दूसरा क्या है, कम्प्रिहेंसिव और कोहेरेंट करिकुलम नहीं है। कंप्यूटर साइंस और आईटी ये पढ़ाने के लिए जो करिकुलम है उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बनाया गया है, उतना अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया गया है। तो ये दो इसके चैलेंजेस हो जाते हैं। जितना अजीब सा शब्द दिखेगा उसको आपको ध्यान रखना है ज़रूर, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीज़ें तो दिमाग में फीड हो जाती हैं, ये याद नहीं रहता, तो इसका मीनिंग याद रखना है। टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है, कम से कम रिसोर्सेज है हमारे पास। साइंस के बारे में बात करते हैं अभी। साइंस तो इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इसमें भी वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे जो याद रखने हैं आपको। साइंटिफिक मेथड कोई भी होता है रूल्स बनाने का, तो वही इस पे बेस होता है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, रेगुलर पैटर्न्स उनको फॉलो करते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस करते हैं कि ये जो चीज़ हो रही है उसका रीज़न क्या हो सकता है। थ्योरी बनाते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, अलग अलग कैलकुलेशन इक्वेशंस वगैरह का यूज़ करके पुरानी वाली को, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं सही है या गलत, अलग अलग टेस्ट करके अगर वो सही आ जाता है तो फिर हमारा वो रूल बन जाता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में साइंटिफिक मेथड चलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद करिकुलम साइंस का बनाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। कॉग्निटिव वैलिडिटी, तो इसका मतलब ये एज अप्रोप्रिएट होता है, यानी कि हम जिस लेवल ऑफ बच्चे के दिमाग की बात कर रहे हैं, अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में वो पढ़ रहा है, एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ रहा है, तो क्या उसका दिमाग वो चीज़ें समझ सकता है जो हम उसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमको जो नॉलेज उसे देनी है वो इस तरह की देनी है कि उसके लेवल का दिमाग वो चीज़ समझ सके, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ नहीं देनी है। तो जब कॉग्निटिव वैलिडिटी की बात आएगी तो उसकी एज से रिलेटेड बात होगी, उसकी एज पर वो समझ सकता है या नहीं। ऐसा कंटेंट वैलिडिटी, तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो वो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। कोई आपको मिथ्स नहीं बेचने हैं इसमें, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है जो मिथ हो, गलत हो, ठीक है। तो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए जो भी पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। प्रोसेस वैलिडिटी, प्रोसेस इस तरीके का होना चाहिए वो बच्चे को एंगेज कर सके, बोरिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए, और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा सके, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी उसकी बढ़ सके, जानने की इच्छा उसमें रहे, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगेज करना ज़रूरी है, बोरिंग मेथड होगा तो वो साइंस नहीं समझ सकता है। हिस्टोरिकल वैलिडिटी, तो ये हमें देखना, ये भी हमें बताना होता है कि ओवर द टाइम किस तरीके से साइंस चेंज हुई है, पहले किसका यूज़ करते थे अभी किसका यूज़ कर रहे हैं, कैसे तरक्की हो रही है साइंस में, ठीक है, चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो ये ओवर द टाइम कैसे चेंज हुआ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लम पुडिंग, ये
जो एटम वाला चैप्टर था उसमें प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ाते हैं, फिर नील बोर मॉडल पढ़ाते हैं, ऐसे करके बढ़ता जाता है वो। तो ये हिस्टोरिकल वैलिडिटी बताई जा रही है कि हिस्ट्री में कैसे कैसे चेंजेस आए वो बताने हैं। एनवायरमेंटल वैलिडिटी का मतलब ये होता है एनवायरनमेंट पे साइंस का क्या असर पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों, उसके बारे में बात करी जाती है, उसके बारे में बात करनी है। तो ये कंटेंट बनाते टाइम, करिकुलम बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। एथिकल वैलिडिटी, तो जब आपको पता होगा कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है साइंस का एनवायरनमेंट पे, तभी क्या है आपके अंदर अगर ऐसी वैल्यूज़ होंगी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, तो इन सब से क्या है आपके अंदर एनवायरनमेंट के लेके सेंसिटिव हो जाएंगे और उसको बचाने की, प्रिजर्व करने की दिमाग में आ सकती है आपके, ठीक है। तो आपके अंदर एथिक्स भी डेवलप करने हैं, ये भी साइंस के करिकुलम में ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे नहीं हो जाना है मतलब आपको इतना तार्किक नहीं हो जाना है कि आपको लॉजिक ही चला जाए, इतना लॉजिकल आपको नहीं सोचना है कि आपके एथिक्स ही चले जाए, ठीक है। इसलिए आपको एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सेंसिटिव भी होना चाहिए, प्रिजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी देखते हैं साइंस का करिकुलम अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या इसके गोल्स रहते हैं। तो प्राइमरी स्टेज में तो हमें बस बच्चे की क्यूरियोसिटी जगानी है। कोई भी चीज़ वो देखता है साइंटिफिक तो उसके दिमाग में सवाल आने चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी बढ़ाना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। और हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू से सिखाना है उसे, तभी वो इंगेज हो पाएगा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा उसके लिए। अपर प्राइमरी स्टेज पे क्या करना है हमको, प्रिंसिपल्स, उसके साइंस के प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ वगैरह ये स्टार्ट कर देने चाहिए पढ़ाने, ठीक है। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइम पे। अपर प्राइमरी, अच्छा यहाँ पर 1 to 5 हो जाएगा ये, अपर प्राइमरी 6 to 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या छोटे मोटे मॉडल्स हो गए या प्रोजेक्ट्स ये कराना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विंड मिल का प्रोजेक्ट बनाने के दे दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए हम प्राइमरी अपर प्राइमरी देख रहे हैं, इसमें और भी दिए रखे थे, तो हमारे लिए प्राइमरी अपर प्राइमरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे अभी। सोशल साइंस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सोशल साइंस का मेन एम ये रहता है कि बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस हो कि रियलिटी क्या है, सोशल रियलिटी क्या है, समाज में चल क्या रहा है, अलग अलग मतलब कास्ट के लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है, जेंडर बायसनेस है या नहीं, जेंडर में डिफरेंसेस कितने हैं, तो ये सारी जो रियलिटीज़ हैं ये पता होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ भी ज़रूरी है सोशल साइंस के थ्रू सिखाना हमें। तो ये ट्रस्ट, फ्रीडम, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये बच्चे के अंदर आना ज़रूरी है। सोशल साइंस का जो एनसीएफ का ये दे रखा था, इसके अंदर ये बताया गया था सिविक्स की जगह अब हम पॉलिटिकल साइंस का यूज़ करने वाले हैं शब्द का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अलग अलग स्टेज पर कैसे यूज़ करना है करिकुलम को, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रेड के बच्चों के लिए क्या करना है हमको, सोशल साइंस को क्या है बाकी लैंग्वेज और मैथ्स के सब्जेक्ट्स में क्या है मिक्स कर दिया जाएगा, मिक्स करके पढ़ाया जाएगा इनके कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज और मैथ्स में, स्टोरीज के फॉर्म में। क्लास 3rd to 5th जो है यहाँ पर ईवीएस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में बात करी जाएगी और वो किस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, तो इसको कितनी हमें जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बात होगी क्लास 3rd to 5th में, ठीक है। और उसके बाद ही ये सोशल इश्यूज़ के लिए सेंसिटाइज कर देना, जैसे कि इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है, कास्ट और क्लास में क्या क्या चीज़ें दिक्कत होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सब के बारे में, रूरल अर्बन, इन सब के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए इन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अपर प्राइमरी जैसे कि मैंने बताया 6 to 8 होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या मिक्स करके सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आ जाएंगे ये, ठीक है। सेकेंडरी होता है आपका 9 और 10 और हायर सेकेंडरी 11, 12 होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टेज में ये सारे सब्जेक्ट क्या अलग अलग हो जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं आर्ट एजुकेशन की। तो इसके अंदर आपके म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स, थिएटर, ये सब आते हैं, ठीक है। ये 4 मेन स्ट्रीम कवर होती हैं इसके अंदर। तो इसका मेन एम ये रहता है कि जो इंडिया क्या है कल्चरली रिच है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो इंडिया के अलग अलग कल्चर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो इसका मेन एम है। तो डाइवर्सिटी और रिचनेस जो है हमारे कल्चर की वो आपको पता चले, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी है जैसे कि हम जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है अलग अलग फॉर्म के म्यूज़िक हैं, डांस हैं, तो इनको जब आप यूज़ करेंगे, इनको सीखेंगे तो उनके कल्चर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है।
हर एक रीजन का स्पेसिफिक अपना कल्चर होता है, तो अलग अलग तरीके के डांस हैं उसी पे बेस्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि कंपलसरी कर देना चाहिए इसको क्लास 10 तक आर्ट एजुकेशन को, और उसके लिए फैसिलिटीज़ भी देनी जरूरी है। अब खाली कह देना कि आर्ट एजुकेशन कंपलसरी हो गया है और उसके ऊपर आप सिर्फ पेपर ले लेंगे, एग्जाम ले लेंगे, तो वो उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा करिकुलम में। बाल भवन को स्टार्ट करने की बात हो रही है, ये भी क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करने की बात हो रही है। उसके बाद सोचा जा रहा है हर ब्लॉक में आ जाए। इनका भी मेन काम यही होता है, आर्ट एजुकेशन को प्रमोट करना, एक्टिविटीज़ इसी आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड, डांस, म्यूजिक और ये आर्ट क्राफ्ट, थिएटर वगैरह, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी यहाँ पे खाली। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं अभी। तो हेल्थ एजुकेशन, अच्छा, जो हेल्थ होती है वो क्रिटिकल होती है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका मेंटल डेवलपमेंट और बाकी सारे डेवलपमेंट बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हेल्थ ही आपकी सही नहीं होगी तो बच्चा स्कूल में आएगा ही नहीं। अगर बीमार होते हैं तो बच्चे छुट्टी मार लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, हेल्थ ही आपका सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है एनरोलमेंट यानी एडमिशन, रिटेंशन के लगातार आता रहे बच्चा। ठीक है, तो एनरोलमेंट और रिटेंशन में और स्कूल ख़त्म करने के लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अंडर नरिश्ड और कम्युनिकेबल डिसीजेज, आप देखते हैं छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा अंडर नरिशमेंट का, कुपोषण का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और कम्युनिकेबल डिजीजेज बहुत जल्दी हो जाती हैं, जो बीमारियां एक से दूसरे में फैलती हैं। इसीलिए ये टॉपिक्स मेन रहते हैं प्री प्राइमरी में, ये प्राइमरी क्लासेस में खास करके ज़्यादातर ये टॉपिक्स होते हैं आपके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सारे बच्चों के लिए। इसीलिए क्या है, मिड डे मील और मेडिकल चेकअप्स इनको प्रपोज किया गया है, इनको बनाया गया है। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम चल ही रहा है, और मेडिकल चेकअप्स भी रेगुलर हों बच्चों के, ताकि उनकी हेल्थ पता चलती रहे कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये प्रोग्राम्स लाए गए हैं। हेल्थ एजुकेशन में सबसे नया एडिशन है हमारा योगा। ठीक है, योगा के बेनिफिट्स भी पूरी दुनिया जान रही है, इसलिए योगा को इंट्रोड्यूस किया गया है हेल्थ एजुकेशन में। अब देखिए, हेल्थ एजुकेशन के बारे में सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक में मेडल सबको लाने, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं दिया जाता है। तो इसलिए टाइम एलोकेट किया जाए इसके लिए, पर्टिकुलर गेम्स के लिए, योगा के लिए, तभी वो काम बन पाएगा। अब ऐसा नहीं हो जाए गेम्स का पीरियड हो रहा है लेकिन अरेंजमेंट मैथ सर्कल लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे तो मेडल नहीं आने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसके लिए फिक्स टाइम होना चाहिए, उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम आ रहे हैं तो अभी गेम्स वाला पीरियड मैथ्स वाले सर ले लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मस्ट कंटिन्यू टू बी ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज तक, 10th क्लास तक तो ये कंपलसरी होना चाहिए, और हायर सेकेंडरी जो है 11th 12th में, वहाँ इसको ऑप्शनल बना सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो 10th तक कंपलसरी, 11th 12th में ये ऑप्शनल बन सकता है। वर्क एजुकेशन की बात करते हैं, तो वर्क एंड एजुकेशन में इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जैसे कि गार्डनिंग, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, स्टिचिंग। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है आपको। ठीक है, और अगर आप इनमें बहुत बेहतर हो जाते हैं तो इसको एज अ प्रोफेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि वर्क एजुकेशन के नाम पे बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों पे इतना काम दे दिया जा रहा है कि उनकी एजुकेशन इफेक्ट होने लग जाए। ठीक है, और उनका नॉर्मल ग्रोथ में भी दिक्कत आ जाए, तो इतना काम नहीं करवाना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। मॉन्टेसरी सिस्टम जो होता है उसमें वर्क एजुकेशन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कटिंग वेजिटेबल्स, क्लीनिंग द क्लासरूम साफ करना, गार्डनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, इन सबको क्या है, लर्निंग साइकिल का पार्ट बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं इसके लिए गेयर्ड नहीं है, यानी कि इसके लिए तैयार नहीं है ये सारे सिस्टम्स लाने के लिए। अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस तरीके का नहीं है अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें, करिकुलम में। ठीक है, एजुकेशन फॉर पीस, तो देखिए कोई भी वॉर होती है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, या वायलेंस होती है, तो वो उसका मेन रीज़न होता है अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो दो लोगों के बीच में कोई विवाद चलता है, वो जब सॉल्व नहीं होता है तो दो नेशन हो गए तो वॉर हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें ऐसी नॉन वायलेंट तरीके सीखना ज़रूरी है, ऐसी स्किल्स सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप क्या है जब सीखेंगे तो पर्सनल लेवल से लेके आपके अभी लोगों से ही सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से कम्युनिटी बनती है, तो
सोशल लेवल पे भी आप शांति बना पाएंगे और ऐसे ही क्या है ग्लोबल लेवल पे भी क्या है पीस बन जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लोबली क्या है, अगर पीस हमें चाहिए, वॉर कौन चाहता है, तो ये एजुकेशन फॉर पीस हमें सीखना ज़रूरी है। नॉन वायलेंट तरीके कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के आने चाहिए। ठीक है, तो पीस एजुकेशन को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाने की बात करी जा रही है यहाँ पे। हैबिटेट एंड लर्निंग, तो हैबिटेट एंड लर्निंग का मतलब, हैबिटेट मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे आसपास का एरिया। ठीक है, तो एजुकेशन इस तरीके की होनी चाहिए जो उससे रिलेटेड हो, जहाँ पे हम रह रहे हैं रियल लाइफ उससे रिलेटेड हो, तो हम क्या है बेहतर समझ पाएंगे और बच्चों का क्या इंगेजमेंट बनेगा उसमें। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होगी ये चीज़। तो ये हमारे करिकुलर एरियाज खत्म हो गए। यहाँ से हम असेसमेंट देखेंगे, अलग अलग स्टेजेस पे असेसमेंट किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को टेस्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें क्या कर, और क्लास फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो जो हमारा पहला नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5, 3, 3, 4 ऐसे है ना, तो इसमें ये जो पहला 5 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और क्लास फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्या करना है, इसमें जो असेसमेंट होना चाहिए वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम उनके हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, इस पे इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, और उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है उस पर बात करेंगे। ओरल और रिटन टेस्ट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, पहला जो ये साइकिल है 5 साल का, सेकंड क्लास तक कोई ओरल रिटर्न कैसे भी तरह का टेस्ट नहीं होगा। 3rd से 8th की बात होती है यहाँ पे, तो इसमें क्या आता है, अब वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं हम, ओरल रिटर्न या ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेसमेंट कर सकते हैं। ग्रेड्स या मार्क्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, उनका क्वालिटेटिव जजमेंट होगा जिसमें बताया जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या किस तरीके से वो काम सही हो रहा है, उनके अचीवमेंट के बारे में बात करी जाएगी। सेल्फ इवेल्युएशन भी करा जाएगा, बच्चा खुद को कैसे इवेल्युएट कर रहा है। ये सेल्फ इवेल्युएशन स्टार्ट होगा क्लास 5th से। ठीक है, टर्म वाइज एग्जामिनेशन जो है हमारे वो क्लास 7 से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तभी बच्चे क्या है साइकोलॉजिकली रेडी, दिमाग से रेडी हो पाते हैं इतने ज़्यादा मटेरियल को पढ़ने के लिए और इतनी देर तक एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो क्लास 7 से टर्म वाइज एग्जामिनेशन शुरू करने हैं, ये ध्यान रखना है। और सेल्फ इवेल्युएशन क्लास 5 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लास 3rd और 8th की बात चल रही है यहाँ पे भी, तो उनका न्यूट्रिशन की जनरल बात हो रही, प्रोग्रेस कार्ड में न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में भी लिखा जाएगा। ठीक है, और पेरेंट्स को एडवाइस दी जाएगी किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं या बच्चों का ध्यान रखना है, क्या क्या उनकी कमियाँ हैं, इन सब के बारे में बात होगी। क्लास 9th और 12th, 9 से 12 तक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ क्या ज़्यादा से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं लेने, लेकिन एग्ज़ाम्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह और सेल्फ असेसमेंट भी होगा उसमें। मोर एनालिसिस अबाउट स्टूडेंट्स वेरियस स्किल नॉलेज एरियाज, तो उनके एनालिसिस करा जाएगा और अलग अलग स्किल्स उनमें कौन सी डेवलप हो रही हैं, नॉलेज एरियाज उनके क्या हैं, ये सब क्यों बताए जाने, ताकि वो आगे चल के करियर उसी हिसाब से चूज़ कर सकें। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों के बारे में, उनकी स्किल्स और नॉलेज एरियाज़ के बारे में डिस्कशन होगा। दिस विल असिस्ट देम पॉइंटिंग आउट एरिया स्टडी दैट दे नीड टू फोकस। ठीक है, तो फर्दर स्टडी में ये हेल्प करने वाला, वही बताया मैंने। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। यूनिट 1 हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, ये सारे के सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। इसके बाद एक वीडियो आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 5 का हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है, यूनिट 5 का टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा आप। इसके बाद हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे टेस्ट के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इसको ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो CDP फॉर KVS नाम की प्लेलिस्ट हमारी, उसको आप देखिए, तो उसमें नंबर वाइज दे रखे हैं सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज, तो उनको आप कवर कर सकते हैं। अगर आपने एंड तक देखा वीडियो को तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। KVS की अगर आप CDP कवर करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।